लोग लिख चुके पूरा खत्म। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको पहले अल्फा स्कैटरिंग पढ़ाए थे। अल्फा स्कैटरिंग के बाद आपको उसका निष्कर्ष यानी कि परमाणु मॉडल लिखवाए थे। तो उसमें कितने मॉडल लिखवा दिए? एक लिखवाए थे। एक नंबर में क्या था? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अच्छा, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और फिर उसमें आपको हम ये बताए थे कि उसका रेडियस कितना होता है, उससे निकाल करके दिखाए थे। और प्लस में बंधन ऊर्जा निकला था, निगेटिव आया था एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा तक हम लोग समझ लिए हैं कि परमाणु में बंधन ऊर्जा क्या होता है और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये जान चुके हैं। दूसरा नंबर लिखिए। परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। परमाणु के अधिकांश भाग खाली होते हैं। अधिकांश भाग खाली होते हैं, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान। तीसरा नंबर, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक पर निर्भर करता है। उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, लिखिएगा, नाभिक पर केंद्रित होता है। उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। हो गया। और लास्ट में लिख लीजिएगा, परमाणु में संपूर्ण धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। परमाणु में संपूर्ण धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। संपूर्ण धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। हो गया। ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यही निष्कर्ष परमाणु मॉडल होता है रदरफोर्ड के लिए। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। समझ में आया? और पूरा धन आवेश कहाँ पे रहता है? नाभिक पर। तो आपको पूछे, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, तो आप सीधे सीधे इसमें स्पष्ट लिख सकते हैं। और वो जो हम आपको निकाल करके वैल्यू निकाले हैं वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका है या न्यूमेरिकल टर्म के लिए है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में खाली इतना पूछता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। पहला नंबर हो गया। उसके बाद जो आपको हम वैल्यू निकलवाए वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर क्या? अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। तीसरा नंबर क्या? परमाणु का पूरा द्रव्यमान यानी टोटल द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित होता है। चौथा नंबर, कुल धनावेश कहाँ रहता है? नाभिक पर रहता है। बस आपको इतना 4 गो बात आपको लिख देना है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ समस्याएं थी। तो एग्जाम में ये भी पूछता है ड्रॉबैक्स, मतलब कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या है। दोष के बारे में अगर पूछा जाए तो दोष के बारे में देखिए क्या है। सबसे पहले आप इस पहले लाइन पर ऑब्जर्व कीजिए कि रदरफोर्ड कहते हैं कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात बोले, क्या इस लाइन में कहीं भी ये चर्चा है कि कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? या फिर ये भी चर्चा है क्या कि किसी भी कक्षा के बारे में बताया गया है कि कोई कक्षा फिक्स होता है कि हाँ एक कक्षा में 2 घूमते हैं तो एक कक्षा में 8 या 10 ऐसे घूमते हैं? इसका भी चर्चा नहीं है।
तो सबसे पहला चीज ये देखा जाए कि रदरफोर्ड ने ये बोल तो दिया कि वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की कि उस वृत्तीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चीज स्पष्ट, और कितनी दूरी पर लगाते हैं। अगर नाभिक है तो इससे कितना दूरी पर था, त्रिज्या भले ही वो निकाल दिए हैं, लेकिन ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन। यानी पहला नंबर पर ध्यान देना है संख्या पर। आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दोष क्या है, तो पहला दोष आपको क्या समझ में आया कि नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो रदरफोर्ड ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहला दोष ये हो गया। बात समझ में आ गया। दूसरा दोष यह है कि इन्होंने मतलब एक बहुत विचित्र घटना हुई, एक बहुत विचित्र खोज हुआ। उस खोज के बाद ये रदरफोर्ड से जब बात पूछा गया तो रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए। अब क्या खोज हुआ था उस चीज को समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारा जाता है, ठीक है, तो अगर श्वेत प्रकाश होगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और यहाँ पे वो रंगीन पट्टी दिखाई देता है। रंगीन पट्टी जो दिखाई देता है उसका नाम स्पेक्ट्रम है या वर्णपट है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो है आपका बनता है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं, तो स्पेक्ट्रम जो है मुख्य रूप से क्या, 2 ही तरह का होता है। स्पेक्ट्रम हमारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्पेक्ट्रम हमारे 2 तरह के होते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ रहे ना, रंगीन पट्टी। तो स्पेक्ट्रम एक होता है प्योर यानी कि शुद्ध स्पेक्ट्रम, ठीक है, और दूसरा हो सकता है अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अब शुद्ध अशुद्ध क्या होता है, तो आपको मालूम है कि श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारोगे तो उस 7 रंग के किरण में बट जाता है, तो 7 गो रंग आपको दिखाई देगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज यह है कि हम इस तरह की चीजों को प्रकृति में भी देखते हैं। जैसे बारिश हो जाती है, तो बारिश हो जाने के बाद बारिश की कुछ बूंदें जो होती हैं हवा में रहती हैं, हवा के कणों में, तो उससे क्या होता है कि वो हवा के कण में जो बारिश की बूंदें रहती हैं वो प्रिज्म की तरह काम करने लगती हैं, और वो भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करने लगता है। तो हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। समझ में आया। इंद्र के धनुष यानी कि 7 सतरंगिया जो एथी बनता है धनुष के जैसा, तो आप देखे होंगे। तो उसमें आपको क्या 7 रंग दिखाई देता है? 7 रंग नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा हम बोलते हैं क्या 7 रंग होता है उसमें, लेकिन 7 रंग दिखाई नहीं देता है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम समझने के लिए इस तरह का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें, जैसे कि प्रिज्म है, तो आप 7 रंग देखिए अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज प्रयोग किया जाए, अगर लैब में बनाया जाए, लैब में एक प्रिज्म लेकर के, है ना, लाइट जो है इससे गुजारा जाए, तो हमको 7 रंग अलग अलग प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि एक कलर दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक कलर दूसरे कलर पर अध्यारोपित नहीं रहे, अलग अलग हमको स्पेक्ट्रम दिखाई दे, तो वो हमारा जो है शुद्ध स्पेक्ट्रम होता है, वो शुद्ध स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, प्योर स्पेक्ट्रम में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम कहीं भी कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, या बाहर कहीं भी 7 रंग का पट्टी देख रहे हैं, जैसे इंद्रधनुष देख लिए, या हम नॉर्मल अपने घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो आपको इस टाइप का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इस तरह का देखिए ऐसा प्राप्त होगा। अब आपको लग रहा होगा कि लाल का कुछ भाग पीला में और पीला का कुछ भाग लाल में है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी पीला के बाद कुछ भाग क्या है, हरा में चला गया, और हरा का भाग कुछ पीला में चला गया। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त होगा, और थोड़ा सा देखो यहाँ डार्कनेस ज्यादा है और यहाँ डार्कनेस धीरे धीरे कम होते गया है, समझ में आया। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा हमको। तो इसको प्राय यही स्पेक्ट्रम हम लोग को लगभग प्राप्त होता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए लैब में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अशुद्ध स्पेक्ट्रम है। अब 10 क्लास में जो तुम स्पेक्ट्रम पढ़े थे वो कौन सा स्पेक्ट्रम था? अशुद्ध था। शुद्ध स्पेक्ट्रम तो आपको लैब में ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो कलर अलग अलग होता है इसके बारे में भी आपको हमने बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये कौन सा कलर है? बैगनी है। तो बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसके ठीक उल्टा फ्रीक्वेंसी को अगर कहा जाए
तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसका होता है? लाल का, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैगनी का होता है। बात बुझाया? अब हम तुमसे जो पूछेंगे यहाँ बताना। यहाँ पर हम अपना उंगली रखे हुए हैं, ठीक है? ये 1 नंबर वाले पॉइंट को देखो और यहाँ पर 2 नंबर वाले पॉइंट को देखो। कहाँ पर ज्यादा डार्कनेस है? 1 नंबर पर डार्कनेस ज्यादा है। अब हम तुमसे कहें कि यह कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है? ये भी बैगनी ही है। बैगनी तो ये भी है और ये भी बैगनी है, फर्क बताओ क्या है? यहाँ पे डार्क ज्यादा है। अब जहाँ तुम डार्क ज्यादा बोल रहे हो उसके जगह पर थोड़ा फिजिक्स के भाषा में बोलना है। तुमको यहाँ पे बोलना है कि सर यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? कम हो गया है। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि बैगनी रंग में जहाँ डार्कनेस ज्यादा है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा कि कम होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। यानी हर रंग का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। और फ्रीक्वेंसी नहीं बोलने आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी के जगह पर वेवलेंथ बोल सकते हो, तरंग दैर्घ्य। फिजिक्स के भाषा में इसको कलर के बारे में आप अच्छे तरह बोल सकते हैं। यहाँ का तरंग दैर्घ्य और यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर में तरंग दैर्घ्य कहाँ ज्यादा होगा? 1 नंबर पर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। इधर ना तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इधर जाओगे तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा मिलेगा। तो 2 नंबर पर तरंग दैर्घ्य क्या है? ज्यादा है। और यहाँ तरंग दैर्घ्य, यानी इसमें जितना भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, जहां जहां हम लाइन खींचे हुए हैं, हर लाइन का तरंग दैर्घ्य अलग होगा कि सेम होगा? अच्छा, यहाँ पे देखो ये 2 लाइन दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। जहां पे भी कलर थोड़ा सा भी बदल रहा है, जहां भी लोकेशन चेंज हो रहा है, वहां का वेवलेंथ अलग हो जाएगा। ये बात समझ लो। यहाँ और यहाँ में दोनों में फर्क ये है कि यहाँ का तरंग दैर्घ्य और यहाँ का तरंग दैर्घ्य, दोनों में ज्यादा तरंग दैर्घ्य इधर का होगा, इधर का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? भले डेसिमल का फर्क क्यों नहीं हो, लेकिन तरंग दैर्घ्य अलग जरूर होगा। ये बात समझ में आ गया? तो हमें ये बताओ कि इसमें जितना भी कलर तुम देख पा रहे हो, कितने तरंग दैर्घ्य के वैल्यू हो सकते हैं? कितने कलर तुम्हें इसमें दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ तुमको 6 कलर दिखाई दे रहे हैं। 7 गो। तुम्हें लग रहा है कि ये 7 कलर है, लेकिन ये करोड़ों में कलर है, करोड़ों में है, करोड़ों से भी ऊपर है, करोड़ों से अनंत रंग है। कैसे? क्योंकि हर रंग का अपना फ्रीक्वेंसी है। अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। इसके बाद अगर लाइन की बात करें, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अलग होगा। इसलिए यही सारे रंग मिला करके नए रंग बनते हैं। और ये जितने भी देख रहे हो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, या सबका वेवलेंथ क्या होता है? अलग। और सबका लोकेशन कभी नहीं बदलता। जब भी तुम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारोगे, एकदम ऐसा ही पट्टी तैयार होगा। ये बात याद रखना। अगर इस जगह पर ग्रीन कलर है और अगर इस जगह पर ग्रीन कलर का फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेट 560 एंगस्ट्रॉम के करीब में है और यहाँ पे 561 है, तो 561 का जो रंग होगा और जो 560 का जो रंग होगा वो बिल्कुल सेम लोकेशन पर वैसे ही रंग का प्राप्त होगा, चाहे दुनिया का कोई भी श्वेत प्रकाश हो। समझ में आया? उसके कलर में कोई बदलाव नहीं होगा। 560 एंगस्ट्रॉम का और 561 एंगस्ट्रॉम का अगर कोई कलर है तो उस कलर को कोई बदल नहीं सकता है। जो नेचर में उपस्थित है वही होगा, तुम चाहे कितना हो एक्सपेरिमेंट कर लो। बात समझ में आ गया? इसीलिए इनका लोकेशन भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि इसको उठा के इधर है, इसको उठा के इधर, टॉर्च को इधर उधर घुमा देंगे तो इधर उधर हो जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। इसका स्थान कभी नहीं बदलता है। ये बात याद रखना। तुमको याद रखना है कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाए तो हमारे लेफ्ट साइड में रेड कलर है तो रेड कलर लेफ्ट साइड में ही रहेगा। समझ में आया? जिसका जो लोकेशन है वो कभी चेंज नहीं होता है। तुम कैसनो एक्सपेक्टम करो, दुनिया में कोई भी पदार्थ है अगर उससे श्वेत प्रकाश निकलती है तो उस श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जब मिलेगा आपको तो वो स्पेक्ट्रम जो होगा ऐसा ही प्राप्त होगा। बात समझ में आ गया? अब एक बात को ध्यान से समझना। एक प्रश्न दिमाग में आता होगा आपको कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम जो है बनता है। कभी कोई ये सोचा है कि ये कैसे पता चला होगा? क्या कोई सूर्य पर जा करके देखा होगा? कोई जा सकता है वहां? नहीं जा सकता है, वहां कोई नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हमें पता है, यहाँ पृथ्वी पर रह करके पता है कि सूर्य जो है हाइड्रोजन से बना हुआ है।
हाइड्रोजन गैस जलता है तो हीलियम बनता है और इस तरह से लगातार हमको ऊर्जा मिलती रहती है, ऐसा हम मानते हैं। और इसका प्रूफ हमारे पास है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम फ्रानहोफर था। फ्रानहोफर ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि रियल में सूर्य जो है या दुनिया का कोई भी तारा है तो वो हाइड्रोजन के जलने से और हीलियम बनाता है और वो हाइड्रोजन का गोला है। ये बात समझ में आया। लेकिन वो कैसे पता किए थे, इस चीज को समझने के लिए आप ध्यान से समझिएगा इसके बाद की बात को। जैसे हम लोगों का हाथ का जो फिंगरप्रिंट होता है, क्या सबका एक जैसा होता है? दुनिया में हर इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है? अलग अलग होता है। आधार कार्ड में जो नंबर अलग अलग रहते हैं वो नंबर अलग अलग जनरेट किए गए हैं अलग अलग फिंगरप्रिंट के माध्यम से। कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि आज के डेट में अगर इंडिया में कोई लड़का या लड़की जिसका आधार कार्ड बन चुका है, लगभग सब कोई का बन चुका होगा, अगर कोई भूल जाता है गलती से तो उसे सिंपल क्या करना है, थाना में जाना है, बताना है कि हम भूल गए हैं। तो उसके बाद वो आपका नाम एड्रेस वगैरह अगर आपको याद भी नहीं है, छोटा बच्चा है या छोटा बच्चा भूल भी गया, उसका आधार कार्ड अगर बना हुआ है, अगर वो भूल भी गया है तो उसका लोकेशन सब कुछ ट्रेस हो सकता है एक बार में। बस करना क्या है, फिंगरप्रिंट पर वो अपना फिंगर लगाएगा, आधार कार्ड का फोटो सामने आ जाएगा फटाक से, और उसके बाद वो लोकेशन ट्रेस हो जाएगा कि वो बच्चा कहाँ का है, कहीं का भी भुलाया हुआ हो। ये सिद्धांत इस सिद्धांत को हमारे देश में लाया गया। आधार कार्ड बनाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो कहने का मतलब है कि हर आदमी का फिंगरप्रिंट से ये पहचान। आजकल के डेट में अब फोन जो आ रहे हैं उस फोन में भी आपका फिंगरप्रिंट सिस्टम है, आप दबाइएगा तब जाके कि ऑन होगा। यानी हर इंसान की पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रिक हमको मिल गया है, उसके हाथ का फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट केवल हाथ में ही नहीं होता, हमारे रेटिना में भी होता है। अब तो रेटिना लॉक भी आ गया है। रेटिना जो हमारे आंख में अंदर रेटिना जो होता है, दृष्टि पटल जिसको कहा जाता है, ये भी किसी का मैच नहीं करता। जिस तरह से हाथ में हम लोगों का फिंगरप्रिंट्स होता है, समझ में आया, वैसा ही रेटिना का भी होता है। सब लोगों का रेटिना अलग अलग होता है, इसीलिए रेटिना लॉक भी होता है। फोन्स में रेटिना लॉक भी सिस्टम आ गए हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि जिस तरह से फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग इंसान के अलग अलग है, वैसे ही दुनिया में जितना भी पदार्थ है, कोई भी ऐसा पदार्थ हो तो उस पदार्थ में वो पदार्थ किस चीज से बना हुआ है। जैसे अब मान के चलिए कि अगर कोई गुफा है, उसमें कोई गैस है, जहरीला गैस है, और उस जहरीले गैस को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि यार ये कौन सा गैस है, कितने मजदूर मर गए या कितने लोग मर गए इस गैस की वजह से। तो इस किसी साइंटिस्ट को थोड़ी कहा जाएगा कि तुम जाओ भाई, जाइए सर आप जाके चेक कीजिए, सूंघ के बताइए कौन सा गैस है। अरे आदमी मर नहीं जाएगा। कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा गैस है, या फिर उस गैस में भी और कोई गैस मिला हुआ है क्या? ये पता करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी आप भी आज जान जाइएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पदार्थ में क्या छिपा हुआ है। हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा चीज किस चीज से बना हुआ है। उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है। कैसे पता करेंगे? किसी सिलेंडर में गैस भरा हुआ है तो गैस देख के बता देगा कि कौन सा गैस है उसमें? नहीं। कितना गैस तो ट्रांसपेरेंट होता है, दिखेगा ही नहीं। हवा जैसा, जैसे हवा दिखता है क्या? नहीं दिखता। फिर भी हवा में बहुत सारा गैस है, क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे देख के, ओ यहाँ ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इसे देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अब है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा गैस में कौन सा गैस है वो। तो ये कैसे पता करते हैं समझिए। एक एक्सपेरिमेंट फ्रानहोफर करते हैं। देखिए क्या करते हैं वो। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लिया और हाइड्रोजन गैस को एक सिलेंडर में बैठ ट्यूब में जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। अगर ये ट्यूब है, अगर खास करके इस लोकेशन पर अगर ट्रांसपेरेंट रखते हैं आप, माने ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखने वाला, ठीक है, और इसको आप बंद भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ट्यूब में क्या भर दिए हैं? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भरे हैं कि कौन सा गैस, ये मान लेते हैं कि आपको जानकारी नहीं भी है, लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस के और भी कई एक पहचान होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आप केमिकल रिएक्शन में पढ़े होंगे।
ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। अब इसको वो क्या किए कि इसको गर्म किए। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस कभी भी अणु के रूप में यानी H2 के फॉर्म में रहता है। तो जब इसे आप गर्म कीजिएगा तो अणु परमाणु में टूटेगा। H2 अब किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, H+H में। यानी इसमें सबसे पहले जो क्रिया होगी कि H2 H में टूट जाएगा। H2 जो था वो H में टूटा। अगर आप ठंडा करने के लिए फिर छोड़ दीजिएगा फिर H2 बन जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं रहता है। गर्म करने के बाद अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने का मतलब परमाणु परमाणु में अस्थायी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाएगा। अब ये टूट गया है तो अब इसलिए टूटा क्योंकि इसको भरपूर एनर्जी मिल चुका है। इसके बाद अगर एनर्जी एक्स्ट्रा इसको दिया जाता है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करने लगता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग 7 तरह के होते हैं, तो उसमें से एक विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा लाइट भी है, प्रकाश भी है। समझ में आया? अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग जब बनाया तो बनाने के बाद हमने क्या किया कि इसके पास में एक प्रिज्म रख दिया। जहां ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट था इस जगह पर हमने प्रिज्म रख दिया। अब प्रिज्म को रखने के बाद हमने देखा कि इस तरफ हमको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, इधर एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। और वो स्पेक्ट्रम कैसा दिख रहा था, बड़ा गजब का बात था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला मत देखिए, आप यहाँ नीचे वाले को देखिए। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ, सॉरी ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला का बात कर रहे हैं हम, नीचे बोल दिए, सॉरी। हम आपको यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यहाँ नीचे वाला छोड़ दीजिए, आप ऊपर वाला देखिए। इसमें आप ठीक से देखिए, ये नाम जो लिखा हुआ है उसको अभी मत पढ़िए, आप सिर्फ कलर के लाइनिंग पर जाइए। यहाँ पर और यहाँ देख रहे हो कुछ लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो लाइट ही है। पर ये वाला लाइट देख रहे हो कौन सा लाइट है, रेड कलर वाला। रेड कलर के किसी एक लोकेशन पर एक लाइन हमको मिला रेड कलर का। फिर ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ग्रीन से थोड़ा सा दूर, ग्रीन के पास में ही एक लाइनिंग हमको मिला, उधर भी लाइनिंग मिलते जा रहे हैं। समझ में आया? अब ये जो लाइनिंग देख रहे हो ये भी प्रकाश ही है, लेकिन क्या ये प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है? नहीं। जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं या गर्म करते हैं तो उसमें से प्रकाश भले ही निकलता हो, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजारने के बाद हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बाकी सभी जगह पर कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। अब हमको सोचना यह है कि ये ब्लैक क्यों दिखाई दिया, तुमको सोचना यह है कि वो ब्लैक क्यों दिखाई दिया। अब यहां समझो, ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है। अगर ये श्वेत प्रकाश है तो इस 7 रंग में बटा हुआ है, 7 रंग इसमें से निकल रहे हैं। अगर इसमें से 7 रंग के किरण निकल रहे हैं तो इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। अगर इस तरह का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि यार श्वेत प्रकाश जब निकलता है ना, तो श्वेत प्रकाश से निकलते समय जब उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम स्पष्ट कर लेते हैं कि वो 7 रंग के किरणों से बना हुआ है। लेकिन स्पेशल केवल हाइड्रोजन को जला रहे हैं या हाइड्रोजन को गर्म कर रहे हैं तो उससे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो 7 रंग का नहीं बन रहा है। सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि बाकी सभी जगह पर ब्लैक हो जा रही है, कुछ लाइंस दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आया? अब ये जो लाइंस हमको दिखाई दे रहे हैं ये केवल किसके वजह से हुआ, हाइड्रोजन के वजह से। अब इसके अलावा अब हमारे पास कई एक्सपेरिमेंट करने के लिए थे। हमने क्या किया कि इसी तरह से सोडियम का स्पेक्ट्रम निकाला, कार्बन का निकाला, और हर जगह पर जिस जिस चीज को हम स्पेशल कर करके अलग अलग स्पेक्ट्रम निकाल रहे थे उसका लाइनिंग जो था वो अलग अलग था। ये हाइड्रोजन के लिए था, कार्बन के लिए अलग था, नियॉन के लिए अलग था, सोडियम के लिए अलग था, लाइनिंग अलग अलग प्राप्त हो रहे थे। तो हमने क्या किया कि एक कंप्यूटर में ये डाटा को स्टोर कर दिए। हमने क्या किया कि इसका एक फोटो अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया और लिख दिया वहां पर कि ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ वो किसका है, हाइड्रोजन का है। इसके अलावा दूसरे टाइप का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ सोडियम का, उसका फोटो सेव कर दिए, वो स्पेक्ट्रम किसके लिए था, सोडियम के लिए था। अब बताओ हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक मिल गया। ये पता चल गया कि हाँ अब हम दुनिया के कोई भी हाइड्रोजन गैस लेंगे, यूज करेंगे किसी भी जगह का,
और उसका अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा, अब हमारे पास बहुत सारा डाटा है, कंप्यूटर में सेव है। अगर हम किसी गैस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब हम तुमको गुफा वाला बात कहें, अगर हम तुमसे कहें कि गुफा वाले में से जो जहरीला गैस है उसमें से 3 तरह का हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। 3 तरह में कुछ लाइनिंग हमको हाइड्रोजन वाले स्थान पर प्राप्त हुए, कुछ लाइनिंग कार्बन वाले जगह पर प्राप्त हुए, कुछ लाइनिंग जो है वो नियॉन वाले जगह पे प्राप्त हुए, मान लेते हैं। तो कितने वेराइटी के गैस प्राप्त हुए? तो हम ये जान गए कि ओ इसमें कौन कौन सा गैस है भाई, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, ये हम मान के चले। बात बुझाया? और इस तरह से अलग अलग गैस का हमें क्या प्राप्त हुआ? स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। अब ये स्पेक्ट्रम का हम उल्टा रिएक्शन करके उल्टा करके चेक किए। उल्टा करके चेक करने का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी पदार्थ को ऊर्जा दिए, ऊर्जा देने के बाद उसमें से लाइट निकला तो उसको प्रिज्म से गुजारे तो हमें क्या प्राप्त हुआ? स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। ये बात समझ में आ रहा है? अब इसके उल्टा सोचो, इसके उल्टा ये सोचना है कि हम किसी पदार्थ को क्या करेंगे कि लाइट देंगे। लाइट देने का मतलब हुआ सफेद रंग का लाइट, समझ में? जैसे अब हाइड्रोजन ही है, अगर हाइड्रोजन को क्या किया जाए कि उसको श्वेत प्रकाश दिया जाए, केवल श्वेत प्रकाश दिया जाए, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना है? 7 रंगों से बना है। अगर वो 7 रंगों से बना हुआ है तो इस 7 रंग को किस पे बारना है हमें? हाइड्रोजन पर। किस पर? हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को बार दिए। हाइड्रोजन अपने में से क्या उत्सर्जित करता था, उस चीज को यहां पे समझिए। ये देखिए, ये लाइनिंग देख रहे हो, सिर्फ ये 2 लाइनिंग को ही समझो। ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ये रेड कलर वाला, ये रेड कलर देख रहे हो। अच्छा, उसके बाद आप ये ग्रीन कलर आप देखिए, ये 2 गो पहचान किसका है? इस लोकेशन पर पहचान है हाइड्रोजन का। ये कहां से आया भाई? हाइड्रोजन गैस को हमने गर्म किया था तो उसमें से प्रकाश निकले थे कितने तरह के? 2 तरह के, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का। ये 2 कलर निकले किस में से? हाइड्रोजन में से। एकदम ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन को हीट किए, गर्म किए, उसमें से 2 तरह का लाइट निकला। लाइट निकला तो उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। बाकी सभी लोकेशन पर क्या प्राप्त हुआ? ब्लैक। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 तरह के कलर को अपने में से निकालता है, यानी 2 तरह की स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी निकालता है। ये तय हो गया कि हाइड्रोजन में ऐसा होता है। हम क्या किए कि इसकी जगह पर हाइड्रोजन को हमने हीट नहीं किया, हम उसको डायरेक्ट जो है प्रकाश दिए, सफेद रंग का। अब आप सफेद रंग का इसको प्रकाश दीजिएगा, जो हम यहाँ पे सिलेंडर बनाए हुए हैं, इसको केवल श्वेत प्रकाश दिए, श्वेत प्रकाश दिए। इसमें से प्रकाश जब यहाँ पे आया तो आने के बाद जब यहाँ बाहर निकला तो पता है क्या हुआ? ये जो कलर अपने में से निकालता था उसको वो खा गया। समझ में आया? ये उसको खा गया मतलब कि उसको अपने में अवशोषित कर लिया। बाकी कलर को ये नहीं खाया, बाकी कलर को ये खाया ही नहीं, बाकी कलर को छोड़ दिया। तो अब आप ठीक से देखिए, जिस कलर को ये निकालता था उस कलर को ये अपने अंदर अवशोषित कर लिया, बाकी कलर को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो बाकी जगह के प्रकाश आ गए, लेकिन उस लोकेशन के प्रकाश के जगह पर क्या हो गया? काला हो गया। ब्लैक क्यों हो गया बताओ? हाइड्रोजन ने उस कलर को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है किसी वस्तु का रंगीन दिखाई देने का। हमें कोई भी वस्तु रंगीन दिखाई देती ही क्यों है? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि दुनिया में कोई भी चीज का कलर होता ही नहीं है, कोई रंग होता ही नहीं है। अगर आपको गुलाब का फूल गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कारण है कि गुलाबी फूल, गुलाबी जो गुलाब का जो फूल है उसका जो पत्ता है, यानी फूल का जो पत्ता है, फूल के अंदर जो गुलाबी कलर आपको दिखाई दे रहा है, उस पत्ते के अंदर ताकत ये है, उसके अंदर जो खासियत है वो क्या करती है? श्वेत प्रकाश जब उसके पास आता है तो श्वेत प्रकाश में से गुलाबी कलर स्पेसिफिक वैल्यू, जो लैम्डा का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को वो छोड़ देती है। बात समझ में आया? और बाकी सबको डकार जाती है, बाकी सबको खा गई, अवशोषित कर ली, और किसको छोड़ दिया? गुलाबी कलर। तो गुलाबी कलर रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित हुआ
क्योंकि वो उसको अवशोषित नहीं कर पाया। और गुलाबी कलर जब रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख में गया तो गुलाब का रंग कैसा दिया, गुलाबी कलर। हमको रेड कलर अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि वो श्वेत प्रकाश के सातों रंग में जितने भी कलर्स के फ्रीक्वेंसी है वो सबको अवशोषित कर ले रहा है, केवल किसको छोड़कर, रेड को छोड़कर। तो दुनिया में कोई भी चीज हो, आप इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। अंधेरे में आप गुलाब के फूल को क्या कीजिए कि उस पर रेड कलर का टॉर्च बारिए तो आपको रेड कलर ही दिखाई देगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, गुलाबी कलर का ही दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी कलर बार लीजिए, पीला कलर बार लो, ग्रीन कलर बार लो, गुलाब का फूल तुम्हें काला दिखाई देगा। क्यों काला दिखाई देगा? क्योंकि वहां से प्रकाश तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सभी तरह के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। पीला बारोगे, पीला भी खा जाएगा। जब प्रकाश खा ही जाएगा तो वहां से आएगा ही नहीं, और जब आएगा ही नहीं तो वो जगह तुम्हें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ये बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पर अब समझना है कि हम यहाँ दो तरह के चीजों को देख रहे हैं। हाइड्रोजन या दुनिया के किसी भी गैस को पहचानने का हमारे पास दो टेक्निक हो गया। एक टेक्निक ये हो गया कि किसी भी गैस को आप हीट कीजिए, एनर्जी दीजिए, तो उसमें से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेंगे, तो उससे हमको जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम होगा, इस चीज का हम लोग को नाम रखना था। तो हमने इस स्पेक्ट्रम का नाम रखा उत्सर्जी स्पेक्ट्रम, उत्सर्जी, और इसका नाम रखा अवशोषी स्पेक्ट्रम। अवशोषी स्पेक्ट्रम इसका नाम क्यों है बता सकते हो सब? जो हाइड्रोजन गैस है या दुनिया का कोई भी गैस है, वो उस कलर को, जिस कलर को अपने में से वो निकालता है, उसी कलर को ये क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। कब? जब इसे श्वेत प्रकाश देते हैं तब। अगर आप इसे श्वेत प्रकाश नहीं दे, इसको हीट करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें से एक विशेष प्रकार का स्पेक्ट्रम तैयार होगा। समझ में आया? तो वो हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, शुद्ध और अशुद्ध। प्रायः हम अशुद्ध के बारे में ही पढ़ते हैं, शुद्ध तो लैब में ही मिलता है। अब अशुद्ध स्पेक्ट्रम कितने तरह का हो गया? दो तरह का। कौन कौन? यस, एक हो गया उत्सर्जी स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषी स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, उत्सर्जी स्पेक्ट्रम तीन तरह का होता है। ये तीन तरह का आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। एक होता है सतत, एक होता है आपका बैंड, और एक होता है रैखिक। ये दो तरह का होता है। एक होता है डार्क और एक होता है बैंड। समझिए, अब ये तीनों क्या है समझिए। उत्सर्जी स्पेक्ट्रम में आपने देखा किसी भी पदार्थ को हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने के बाद उससे स्पेक्ट्रम बनता है। अब वो स्पेक्ट्रम बनता है तो स्पेक्ट्रम जो होगा उसको एनर्जी दिए हैं इसलिए वो स्पेक्ट्रम बना, तो वो उत्सर्जी होगा कि अवशोषी होगा? उत्सर्जी हो जाएगा। किसी पदार्थ को आप ऊर्जा दीजिएगा केवल सफेद प्रकाश छोड़ के, श्वेत प्रकाश जहाँ पे दिया गया वो कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाएगा? अवशोषी। यहाँ पे ऊर्जा देने की बात हो रही है। तो अगर नॉर्मली किसी पदार्थ को आप दे रहे हैं तो पदार्थ बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं गुफा वाला बात किया, गुफा में आपको अलग अलग वेराइटी के गैस थे, तीन तरह के गैस थे, तो उस तीनों को हम डायरेक्ट पदार्थ बोल दिए। समझ में आया? किसी एक चीज को अगर आप एनर्जी दे रहे हैं, किसी एक चीज को, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस पहले अणु के रूप में था, होता है कि परमाणु के रूप में? और सोडियम, सोडियम किस रूप में होता है? परमाणु के रूप में। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। मेटल जो होते हैं वो परमाणु के रूप में होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं अधातु वो किस रूप में होते हैं? अणु के रूप में होते हैं। और बाकी जो भी पदार्थ है, पदार्थ बोलने का सीधा मतलब क्या हो गया, उसमें दो या दो से अधिक तरह के गैसेस हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तरह के तत्व हो सकते हैं।
तो किसी पदार्थ को अगर आप ऊर्जा दे रहे हैं तो उससे जो आपका स्पेक्ट्रम तैयार होगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? सतत होगा। लेकिन किसी अणु को आप गर्म कर रहे हैं तो उससे जो स्पेक्ट्रम तैयार होगा उसे क्या कहेंगे? बैंड। और अगर किसी परमाणु को अगर आप दे रहे हैं ऊर्जा तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? रैखिक स्पेक्ट्रम होगा। ये बात समझ में आ गया? सतत का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूरा कलरफुल पूरा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस तरह का स्पेक्ट्रम होता है। तो आपको लगेगा कि बैंड स्पेक्ट्रम है, लेकिन आपको याद रखना है कि नहीं, जब वो परमाणु के रूप में रहता है तब वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जब वो परमाणु नहीं, अणु के रूप में H2 के फॉर्म में जब रहता है उस समय जब उसको ऊर्जा देते हैं तो उस वक्त वो प्रकाश नहीं निकालता। वो कब निकालता है? जब वो परमाणु में टूट जाता है तब। इसलिए परमाणु के वजह से निकला, इसलिए हम उसको कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे? रैखिक। तो उत्सर्जी स्पेक्ट्रम में भी आपका दो तरह का हो, दो नहीं तीन तरह का हो जाएगा। और अवशोषी स्पेक्ट्रम में एक डार्क होता है, एक बैंड होता है। तो डार्क बोलने का मतलब हुआ, आप समझ ही रहे हैं, बाकी सारे भाग जो है वो क्या हो जाएंगे? डार्क प्राप्त हो जाएंगे। और स्पेसिफिक लोकेशन पर हमको लाइनिंग प्राप्त होगा, है ना। जैसे कि जहां पे स्पेसिफिक वैल्यू होगी, लाइन होंगे, वो आपका ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और बाकी सभी लोकेशन पर कैसा दिखाई देगा? डार्क कलर नहीं, रंगीन भाग दिखाई देगा। हम गलती से डार्क बोल दिए हैं। बाकी सब लोकेशन पर आपको इस तरह का दिखाई देगा। देखिए हाई सब भाग पर रंगीन दिखाई दे रहा है, बाकी लाइन कैसे हो जा रहे हैं? ब्लैक हो जा रहे हैं। और बैंड बोलने का मतलब इसमें आपको याद रखना है कि बैंड शब्द जब भी यूज किया जाएगा तो या तो अणु के लिए यूज किया जाएगा, नहीं तो किसके लिए यूज किया जाएगा? परमाणु के लिए। अब लास्ट बात जो आपको हम दोष पढ़ा रहे थे उस पर आते हैं। ये चीज तो स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा था। 5 मार्क्स के लिए जो है आपको क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो ये अगले दिन हम लोग करेंगे। लेकिन आज रदरफोर्ड का दोष समझ लेते हैं। दोष में मैंने आपको पहले क्या बताया? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कक्षा में घूमती है ये क्लियर नहीं था। दूसरा चीज, ये जो आप देख पा रहे हैं स्पेक्ट्रम, ये उसी समय का बात है जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हमको अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे। उत्सर्जी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे और अवशोषी। ये जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब क्या है आपके पास? क्योंकि जब परमाणु के बारे में कोई बता दिया कि परमाणु इस तरह का होता है, परमाणु में अधिकांश भाग खाली होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो दुनिया में अगर सब चीज परमाणु से ही बना है और परमाणु में आप बोल रहे हैं कि नाभिक पर पूरा धनावेश केंद्रित होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो फिर ये स्पेक्ट्रम कैसे बन रहा है? कुछ तो होगा जिसके वजह से स्पेक्ट्रम बन रहा होगा। ये चीज रदरफोर्ड से जब पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आपको दूसरा दोष याद रखना है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये नहीं कर पाए, ये दूसरा प्रॉब्लम था। और तीसरा, लास्ट दोष आपको बता रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम क्या था? तीसरा में ये था कि आपने पढ़ा है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन त्वरित हो, त्वरित का मतलब समझ ही रहे हो, बार बार उसके स्पीड में बदलाव, स्पीड बढ़ता चला जाए। अब आपको बोले थे कि अभिकेंद्र त्वरण होता है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उस पर अभिकेंद्र बल लगता है तब घूमता है, और अभिकेंद्र बल अगर लगता है और तब घूमता है तो उस हिसाब से उसमें त्वरण है। और त्वरण जिसमें होता है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग ये भी बनाता है। जो पार्टिकल विद्युत चुंबकीय तरंग बनाएगा उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। अगर इस तरह से अगर एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम होगी तो वो धीरे धीरे आकर्षित होता जाएगा किसकी तरफ?
नाभिक की तरफ, और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में, और फिर ब्लास्ट हो जाएगा, सब खत्म। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ये भी एक दोष था, किसका? रदरफोर्ड का। इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर हो गया? इस 3 बात को हम लोग लिख लेते हैं, फिर लास्ट में ये नोट में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष लिखिएगा। लिखिएगा, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? रदरफोर्ड ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया, रदरफोर्ड ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया, रदरफोर्ड ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया। दूसरा नंबर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास अभिकेंद्र त्वरण होता है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास अभिकेंद्र त्वरण होता है। और त्वरित आवेश, और त्वरित आवेश, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पास अभिकेंद्र त्वरण होता है और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश, और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं, जिससे आवेश, जिससे आवेशित कण की ऊर्जा कम होती जाती है, जिससे आवेशित कण की ऊर्जा कम होती जाती है, जिससे आवेशित कण की ऊर्जा कम होती जाती है। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होनी चाहिए। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होनी चाहिए और आकर्षित होकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होनी चाहिए और आकर्षित होकर नाभिक में गिर जाना चाहिए। और आकर्षित होकर नाभिक में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा नहीं होता है।
हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अब अगले दिन हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये दोनों करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे।